नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। पिछले 20-22 दिनों में देश के अलग अलग राज्यों से सांप्रदायिक टकराव की कम से कम 10 घटनाएं सामने आई हैं। इसे लेकर तमाम तरह की बहस छिड़ गई है। अगर ये दंगे होते हैं तो क्या इन्हें करवाया जाता है? अगर करवाया जाता है तो साजिश करता कौन है? क्या जो कुछ चल रहा है देश में उसमें संयोग है या फिर एक बड़ा प्रयोग? सूचना आती है कि सांप्रदायिक टकराव हुआ, पथराव हुआ, दंगे भड़क उठे। फिर सवाल उठता है कि कैसे भड़क उठे, कैसे भड़की चिंगारी, कैसे लगी आग। धीरे धीरे हिंसा की आग राख में बदलती है और जब उस राख को जांच एजेंसियां कुरेदती हैं तो कई तरह के सवाल उठते हैं। सवाल ये कि क्या हिंसा सुनियोजित थी, क्या सांप्रदायिक घृणा प्रायोजित थी? अपनी बाइक रैली लेके जा रहे थे, पीछे से एक पत्थर आया, भगदड़ मच गई, एक दूसरे से बचाने के लिए भागे और फिर अचानक ही फिर पता नहीं कितनी संख्या आ गई, किसी को कुछ नहीं पता लगा, भाग लिए जैसे जान बचा के भागे। हमारा जुलूस लगा रहा था तो उस टाइम उनने एकदम गुस्सा सा हुए और उनने पहले से ये हौसला और सब चीज मौजूद कर रखा था। 500 प्लस था, उसके बाद भी 1000 भी हो सकता था, इतने वो थे, मतलब ऑपोजिट में थे, जो पथराव कर रहे थे, जो बोतल फेंक रहे थे। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे पहले से ये तैयार थे। जब यहाँ से सब लोग भाग रहे थे तो मैं यहीं खड़ा था यहाँ पे, उधर से लोग आए, जब वो तलवार और पत्थर सब चालू कर रहे थे यहाँ से, तो सारे लोग भाग रहे थे, तो हम लोगों ने गेट वेट बंद कर अपनी जान जानी भारी पड़ी, हम तो शटर गिरा लिया, अंदर बंद हो गए। हाँ, ये सारा गिरा गुजर नीचे अपना सामान सारा ले गए, लूटपाट हुई है। तो क्या अभी दहशत है? क्या दहशत है? दहशत तो है ही है। वो लोग साइड से कर रहे थे, वो बंगाली में बोल रहे थे, शायद बांग्लादेशी या बंगाली रहते हूँ, तो वो बंगाली में बोल रहे थे, मेरे को समझ नहीं आ रहा था। हाल में देश के भीतर सांप्रदायिक हिंसा भड़कने का दौर 2 अप्रैल से शुरू हुआ। 2 अप्रैल को राजस्थान के करौली में सांप्रदायिक घटना हुई। उसके बाद सबसे हिंसक दिन रहा 10 अप्रैल। इस तारीख को मध्य प्रदेश के खरगोन में सांप्रदायिक टकराव पथराव में बदला, फिर आगजनी हुई। इसी तारीख को पश्चिम बंगाल के शिवपुर में सांप्रदायिक हिंसा भड़की। 10 अप्रैल को ही गुजरात के खंबात शहर में 2 समुदायों के बीच विवाद की चिंगारी भड़की। झारखंड के लोहरदगा में भी 2 समुदाय आपस में भिड़े। 10 अप्रैल को दिल्ली के जेएनयू कैंपस में छात्रों के बीच धार्मिक मामले को लेकर हिंसा हुई। 16 अप्रैल को दिल्ली का जहांगीरपुरी सुलग उठा, पत्थर चले, तलवारें लहराई। इसी तारीख को उत्तराखंड के रुड़की शहर के नजदीक भगवानपुर से आंध्र प्रदेश के कुर्नूल से हिंसक झड़प की खबरें आई। देश का यह नक्शा बता रहा है कि सांप्रदायिक झड़पों के पीछे वजह है धार्मिक विवाद या धार्मिक असहिष्णुता। हम तो उस टाइम किचन में चाय पी रहे थे और उधर से कुछ पत्थर आए और 1 घंटे तक पत्थरबाजी चला करी। वो चला करी भी, थोड़ी देर बाद फिर वो 300-400 जन इकट्ठे आ गए वो, और हमारे घर तक आ गए सब। उधर हमारी खिड़कियां वगैरह, कांच वगैरह फोड़ दिए। गली में गाड़ी खड़ी थी एक की, वो गाड़ियां जला दी। और उसके बाद हम दहशत में घर छोड़ के, घर खुला ही छोड़ के चले गए हम, मतलब हमारी जान बचा के निकले यहाँ से। जब यहाँ से सब लोग भाग रहे थे तो मैं यहीं खड़ा था यहाँ पे, उधर से लोग आए, जब वो तलवार और पत्थर सब चालू कर रहे थे यहाँ से, तो सारे लोग भाग रहे थे, तो हम लोगों ने गेट वेट बंद कर लिया, क्योंकि गली में बहुत सारे ये यहाँ पे ये पत्थर पड़े, ये सारे पत्थर वहां तक सब गली में पत्थर चालू करके फेंक रहे थे लोग। उधर से तलवार, बहुत सारे मारते, गले वल्ले दुकान पे यहाँ तोड़ फोड़ कर रहे थे। फिर सारे गेट बंद करके अंदर हो गए, क्योंकि किसी को चोट लग जाए तो फिर बाकी इधर को सब दौड़ा रखे थे पब्लिक को। अभी क्या दहशत है लोगों में, परिवार में? हाँ सर, दहशत तो है ही है परिवार में, लोगों को डर तो है ही है, निकलने से सब कुछ बंद हो गया ऐसे। और हमें लोगों से मिलकर ये मालूम हुआ है कि भाई 2 जुलूस पहले निकले, बहुत अच्छे उससे निकले, और हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के नौजवानों ने भी उनको कोऑपरेट किया, मुस्लिम नौजवानों ने भी उनको कोऑपरेट किया, दोनों जुलूसों को। फिर तीसरी बार में कुछ नौजवान आए हैं चढ़ के, उन्होंने झंडा लहराने की कोशिश की, मस्जिद के ऊपर मस्जिद में घुसने की कोशिश की, वहीं से ये बवाल हुआ है। लेकिन ऐसा कोई वीडियो आपने देखा कि जिसमें मस्जिद में घुसने, झंडा लगाने का वीडियो दिखा हो? हम असल में जो लोगों से मिले हैं, हमें लोगों से ये जानकारी मिली है। देख तो हम भी यहाँ नहीं रहे थे, हमें तो मालूम हुआ तो हम आए हैं। मस्जिद के अंदर
चढ़ने के बाद झंडा लगाया, और जब झंडा लगाया तो हमने उन्हें रोका। जब हमने रोका तो उन्होंने हम पे पत्थर, लाठी जो भी थे उन्होंने चार्ज किया। जब चार्ज किया तो हम सारे आ गए, क्योंकि देखो जब जान जा रही है तो हमारा काम है बचाना, मरने का तो काम नहीं है। मालिक ने हमें भी हाथ पैर दिया तो हमने बस वो काम किया। 2 अप्रैल से 16 अप्रैल तक की सभी घटनाओं में वजह एक ही रही, हिंदू धर्म की शोभा यात्राएं। दो अप्रैल को राजस्थान के करौली में हिंदू नववर्ष पर बाइक रैली निकाली गई तो उस पर पथराव हुआ। 10 अप्रैल को मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी के जुलूस के दौरान हिंसा भड़की। 10 अप्रैल को रामनवमी के दिन ही पश्चिम बंगाल का शिवपुर, गुजरात का खंबात, झारखंड का लोहरदगा, दिल्ली में जेएनयू कैंपस, इन सभी जगहों पर धार्मिक मुद्दों, रामनवमी शोभा यात्राओं के दौरान ही हिंसा भड़की। 16 अप्रैल को हनुमान जयंती पर दिल्ली के जहांगीरपुर में सांप्रदायिक टकराव हुआ। आंध्र प्रदेश के कुरनूल में भी हनुमान जयंती के दौरान ही हिंसा भड़की। उत्तराखंड के भगवानपुर में भी हनुमान जयंती के दिन शोभा यात्रा को लेकर तनाव भड़का और हिंसा हुई। हालात देखकर सवाल उठता है कि शोभा यात्राओं पर पथराव क्यों किया गया? ऐसा क्या था जिसके कारण हिंसा भड़क उठी? चाहे वो जहांगीरपुरी हो, चाहे वो करौली हो, या उसके बाद अभी राजस्थान में जो हम अलवर देख रहे हैं, पर इससे देश की छवि को बहुत नुकसान पहुंचता है। ये पैटर्न आ रहा है, ये देश के माहौल के लिए बहुत हानिकारक है। तनाव जब भड़ककर हिंसा में बदलता है तो गुस्सा दोनों तरफ से फूटता है। पुलिस के सामने सबसे बड़ी बात है कि पुलिस के सामने नंगी तलवारें लेके हाथ में लेके खड़े होते। बहुत सारी वीडियो आप लोगों को और भी पता लग जाएगा, क्लू मिल जाएंगे। यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए। उन लोगों पे तो कुछ नहीं था, वो हाँ, जो हिंदू लोगों पे, उन लोगों पे तो कुछ नहीं था। और जो मुसलमान लोग हैं उन पे तो ईंट, सारी पत्थर और हसले फसले सब मरामत थे, पहले से मरामत थे। अलग अलग शहरों में यही हुआ। दोनों ओर से लोग भड़के, हिंसा भड़की और दोनों ओर से पथराव शुरू हुआ। 9 राज्यों की सांप्रदायिक हिंसा में एक पैटर्न नजर आता है। ये सब हिंदू त्योहारों के दौरान हुए, यानी कि हिंदू नववर्ष, रामनवमी और उसके बाद हनुमान जयंती। आरोप दोनों पक्षों पर लगाए गए हैं। हिंदू पक्ष पर आरोप यह है कि जब भी जुलूस निकाला गया तो मुस्लिम इलाकों से गुजरते हुए हथियार लहराए गए और भड़काऊ नारे लगाए गए। मुस्लिम पक्ष पर आरोप यह लगता है कि उन्होंने अपनी तरफ से पथराव किया और हिंसा की शुरुआत हुई। क्या वाकई जांच में भी ये पैटर्न सामने निकल कर आ रहा है? एक पक्ष कहता है कि शोभा यात्राओं को जानबूझकर निशाना बनाया जाता है। अपनी बाइक रैली लेके जा रहे थे, पीछे से एक पत्थर आया, भगदड़ मच गई, एक दूसरे से बचाने के लिए भागे और फिर अचानक ही फिर पता नहीं कितनी संख्या आ गई, किसी को कुछ नहीं पता लगा, भाग लिए जैसे जान बचा के भागे। हसला और सब चीज मौजूद कर रखा था। जब हमने ऐसा देखा था तो हमने फटाफट ये अपनी दुकान बंद कर दी गई। दूसरा पक्ष कहता है कि शोभा यात्राएं शक्ति प्रदर्शन और नारों के बहाने समुदाय विशेष के खिलाफ उकसावे की कार्रवाई है। जो इन्होंने शोभा यात्रा जो इन्होंने निकाली, उसमें शोभा यात्रा में इन्होंने जो हथियार दिखाए हैं, जो तलवारें, चापड़, चाकू वगैरह जो भी दिखाए हैं, उनमें इन्होंने असला भी साथ में रखा है। कई सारी वीडियोस है मेरे पास। एक जे ब्लॉक में एक मस्जिद है, ये लोग वहाँ भी घुसे, वहाँ पे इन्होंने नारे वारे लगाए मस्जिद में घुस के। वहाँ पब्लिक ने कुछ नहीं कहा, ममडन। फिर ये लोग यहाँ पे जब आए ना, यहाँ पे मस्जिद, बड़ी मस्जिद को देख के फिर रुक गए। यहाँ पे रुक के फिर नारेबाजी की। हिंदू नववर्ष से लेकर हनुमान जयंती तक जितनी भी घटनाएं हुई, उन सब का आधार बनी धार्मिक शोभा यात्राएं। सभी शहरों में एक जैसा पैटर्न सामने आया। सबसे पहले शोभा यात्राएं निकली। शोभा यात्रा में बड़े पैमाने पर भीड़ इकट्ठा हुई। हाथों में डंडे और तलवारें लिए भीड़ शोभा यात्रा में शामिल हुई। शोभा यात्राएं मुस्लिम बहुल इलाकों से निकली। डीजे पर तेज आवाज में गीत बजाए गए, नारे लगाए गए।
मुस्लिम बहुल इलाकों से गुजरती शोभा यात्राओं पर पथराव शुरू हो गया। भगदड़ के बाद दूसरे पक्ष ने भी पथराव किया। हिंसक भीड़ में नकाबपोश नजर आने लगे। लोगों को निशाना बनाकर गोलियां चलाई गईं। आसपास की चल अचल संपत्ति को आग के हवाले कर दिया गया। कमोबेश हर घटना में हिंसा का यही पैटर्न है। शहर शहर यही हुआ। ये प्रोसेशन जो हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में निकला था, उसकी जब टेल थी, वहां पे दो ग्रुप्स के बीच में कुछ ऑल्टरकेशंस हुए। उसके बाद ये पत्थरबाजी शुरू हुई और मामला उसके बाद बिगड़ा। 16 अप्रैल को दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में जो हुआ वो भी करौली और खरगोन जैसा ही था। हनुमान जयंती की शोभा यात्रा के दौरान पहले कुछ लोगों की झड़प हुई और फिर पथराव शुरू हो गया। बताया जा रहा है कि दोनों तरफ से पथराव की घटना हुई, जबकि बीच में मौजूद पुलिस वाले काबू करने की कोशिश में जख्मी हो गए। उधर जैसे धक्का, पुलिस से भी धक्का मुक्की कर रहे थे वो। बाद में फिर पीछे से कोई पत्थर मार रहा था, कोई बोतल मार रहा था, और ऊपर सामने से वो ईंट रोड़े पत्थर मार रहे थे। ऊपर लेडीज जो खड़ी थी, लोग साइड से कर रहे थे, वो बंगाली में बोल रहे थे। शायद बांग्लादेशी या बंगाली रहते हो, तो बंगाली में बोल रहे थे। मेरे को समझ नहीं आ रहा था क्या बोल रहे थे। सुना कि बांग्ला भाषा में बात हो रही है, बांग्ला में भी या कुछ हिंदी में भी नारे लगाते हैं, वही जो भी है उस तरह की बातें हो रही थी वहाँ पे। अच्छा, आपने रोकने की कोशिश की वहाँ पर? आपको क्या कहा गया उनकी तरफ से? नहीं, उनको सारा को धक्का दे के पीछे कर रहे थे, लेकिन वो फिर भी मान नहीं रहे थे, आगे बढ़ते आ रहे थे। जो जीव लोग साइड वाले थे उनकी तरफ, वो उधर से बढ़ते आ रहे थे। दोनों के बीच में पुलिस थी। पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये सोची समझी साजिश है या अचानक उपजे उन्माद का नतीजा। जांच में ये बात भी सामने आई है कि पूरा मामला 10 से 15 मिनट के भीतर ज्यादा बिगड़ा। इतने कम वक्त में ही बेहिसाब भीड़ जुटने के पीछे वजह को भी पुलिस खंगाल रही है। कुछ हालात इशारा कर रहे हैं कि जहांगीरपुरी में हुआ हंगामा पहले से ही तय था। इसकी स्क्रिप्ट पहले से ही लिखी जा चुकी थी। बाकी तो कल तो डरे हुए थे सारे। पत्थर तलवारें निकल के तोड़ फोड़, कैमरे तोड़ दिए हमारे, तोड़ दिए सारे, तारे तोड़ दिए, क्रेडे गलियों, ये सीसीटीवी कैमरा तोड़ा? हाँ, सारे तोड़ दिए ना, तो सारे तार तोड़ दिए। दंगों के आरोपी की हेठी देखकर देश दंग है और सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या इनको दंगा भड़काने की जिम्मेदारी दी गई थी, क्योंकि अंसार ही वो शख्स था जिससे कहासुनी हुई और उसके बाद तनाव भड़का। पुलिस अंसार और असलम के बीच कनेक्शन भी खंगाल रही है। 21 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 फायर आर्म्स रिकवर हुए हैं, स्वर्ड्स रिकवर हुई हैं, और बाकी अभी पूछताछ चल रही है। रिकवरी बाद आगे भी होगी और मुझे पूरी उम्मीद है इन्वेस्टिगेशन बहुत अच्छे से और फेयरली किया जाएगा। जहांगीरपुरी हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस केंद्रीय मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट भेज चुकी है। खास बात यह है कि खरगोन, करौली या फिर दिल्ली की ये हिंसा उन इलाकों में भड़की है जहां मुस्लिम और हिंदू लंबे समय से साथ रहते आ रहे थे। अब केंद्रीय एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि क्या करौली, खरगोन और दिल्ली हिंसा के तार आपस में जुड़े हैं। सभी घटनाएं एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, जो किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा करती हैं। जांच एजेंसियां पता लगाने की कोशिश में हैं कि दंगा अचानक भड़का या पहले से ही इसकी तैयारी की गई थी। खरगोन, करौली और दिल्ली हिंसा भड़कने के बाद साजिश वाली थ्योरी पर जांच एजेंसियां काम कर रही हैं और इस हिंसा के पीछे शक की सुई पीएफआई नाम के संगठन पर भी आकर ठहर रही है। पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, उस पर आरोप लगे हैं कि इस तरह की हिंसक घटनाओं के लिए फंड जुटाना या फिर इनका प्लॉट तैयार करना। जब सीएए को लेकर भी देश में हिंसा हुई थी तो नाम पीएफआई का आया था। इस बार किस तरीके से तार जुड़ रहे हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं। दंगा यानी समाज में खाई। खाई मतलब बंटवारा और बंटवारे का दंश देश अभी तक नहीं भूला। हिंसा की बुनियाद नफरत होती है और नफरत फैलाने वालों के अपने अपने मकसद होते हैं। दिल्ली हिंसा मामले की जांच दिल्ली पुलिस स्पेशल पीएफआई के एंगल से भी कर रही है। पीएफआई का पूरा नाम है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। इस पर
देश विरोधी साजिशें रचने के आरोप लगते रहे। पीएफआई एक इस्लामिक संगठन है जिसका अपना विधान, अपना निशान और अपनी वर्दियां हैं। – 2020 में भड़का दिल्ली दंगा हो या जहांगीरपुरी की हिंसा, शाहीन बाग में धरना हो या फिर करौली में रामनवमी पर भड़की हिंसा, इनमें पीएफआई का नाम ही जुड़ जाता है। शोभा यात्राएं हर साल निकाली जाती थी, कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन इस बार जानबूझ के कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की। उसमें कहा जा रहा है पीएफआई का भी हाथ था। पीएफआई बहुत जगहों पे देश के अलग अलग हिस्सों में इससे पहले एक्टिव रहा है, इस बार भी उसका नाम आ रहा है और इसमें सरकार को छानबीन करनी चाहिए और अगर कहीं कोई जिम्मेदार पाया जाता है, अगर कोई संस्था पीएफआई जैसी संस्था पाई जाती है, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इससे पहले जब कर्नाटक में हिजाब विवाद गहराया था, तब बीजेपी और हिंदू संगठनों ने पीएफआई पर ही मुस्लिम छात्राओं को भड़काने का आरोप लगाया था। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया 17 फरवरी 2007 को बनाया गया था। ये संगठन दक्षिण भारत के 3 मुस्लिम संगठनों को मिलाकर तैयार किया गया था। इनमें केरल का नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट, कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी और तमिलनाडु का मनिथा नीति परसाई शामिल थे। 23 राज्यों में सक्रिय इस संगठन का केरल और कर्नाटक राज्यों में बड़ा जनाधार है। पहले इसका मुख्यालय केरल के कोझिकोड में था, लेकिन बाद में मुख्यालय दिल्ली लाया गया। OMA सलाम इसके अध्यक्ष हैं और EM अब्दुल रहमान उपाध्यक्ष। देश में स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट यानी सिमी पर प्रतिबंध लगने के बाद इस संगठन के विस्तार ने तेजी पकड़ी है। जनवरी 2020 में भी जब देश भर में नागरिकता संशोधन कानून CAA के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और हिंसा हुई, तब उस समय के कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इसमें पीएफआई की भूमिका होने का दावा किया था। बिल्कुल सही है, पीएफआई की बहुत भूमिका आ रही है सामने में, तो होम मिनिस्ट्री इस बारे में सबूत देकर तय करेगा। उनके खिलाफ बहुत मर्डर और किडनैपिंग के आरोप हैं, वो उनका और सिमी का अंतरंग संबंध है। पीएफआई पर दक्षिण भारत में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन वो इसे खारिज कर देता है। हालांकि 2017 में इंडिया टुडे के स्टिंग ऑपरेशन में पीएफआई के संस्थापक सदस्यों में से एक अहमद शरीफ ने कबूल किया था कि उनका मकसद भारत को इस्लामिक स्टेट बनाना है। टेकिंग द नेम ऑफ इंडिया टुडे स्टोरी यस्टरडे, जो उन्होंने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के बहुत ही निफेरियस ऑपरेशंस को एक्सपोज किया। डिमांड करते हैं इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच होनी चाहिए। Now the PFI activities are being observed. There are various cases, there are various instances which we are looking into it. दिल्ली हिंसा के बाद एक बार फिर पीएफआई जांच एजेंसियों के रडार पर है। इससे पहले 2020 में भी केंद्रीय जांच एजेंसियों ने पीएफआई पर जांच का फंदा कसा था। फरवरी 2021 में यूपी पुलिस की टास्क फोर्स ने दावा किया था कि पीएफआई को दूसरे देशों की खुफिया एजेंसियों से फंडिंग होती है। इससे पहले जनवरी 2020 में ईडी ने भी जांच के बाद दावा किया था कि 4 दिसंबर 2019 से 6 जनवरी 2020 के बीच पीएफआई से जुड़े 10 बैंक खातों में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम आई है। इसी दौरान पीएफआई ने अपने खातों से 1.34 करोड़ रुपए निकाले थे। 6 जनवरी के बाद CAA के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और तेज हो गए थे। जांच में पता लगा था कि पीएफआई को अरब देशों से सबसे ज्यादा फंड मिलता है। जहां तक बाहर से किसी भी संस्था को फंडिंग आ रही है तो सरकार उस पर रोक लगा सकती है, उस पर नकेल कस सकती है। पर जिस तरह का ये पैटर्न आ रहा है, ये देश के माहौल के लिए बहुत हानिकारक है और राज्यों के लिए ये ना सिर्फ एक सांप्रदायिक सौहार्द इससे खराब हो रहा है, जो संभावनाएं आगे आ सकती थी उन पे भी सवालिया निशान खड़े होते हैं। रामनवमी से हनुमान जयंती तक भड़की हिंसा के तार भी अब
पीएफआई से जुड़े होने का अंदेशा है। जानकार कहते हैं कि दंगे होते नहीं हैं, उन्हें करवाया जाता है। इस बार की कहानी क्या है? दरअसल इसमें एक बहुत अहम भूमिका होती है भड़काऊ भाषणों की। हम आपको ये भी दिखाते हैं कि पिछले 20-22 दिनों में क्या ये भी एक पैटर्न रहा है। शाहीन बाग के लिए इन्हीं का इस्तेमाल किया गया था। सारी दुनिया में बाजा बजाते ढिंढोरा पीटने का हमारा लोकतंत्र है, पर ये क्या कर रहे हैं बीजेपी की सरकार? जिहाद के रूप में सारे देश में रामनवमी पर पत्थर फेंके गए, तो मैं मान सकता हूँ ये पत्थर जिहाद है। पूरे देश में नफरत फैलाना, दंगे कराना, गुंडों को संरक्षण देना, गुंडों अपराधियों को सम्मानित करना, यही काम बन गया भारतीय जनता पार्टी। पहले राजनीतिक बयान और जानकार मानते हैं कि इन्हीं की पृष्ठभूमि पर खड़ा हो जाता है घमासान। अपने अपने राजनीतिक हितों को अलग अलग संप्रदायों से जोड़कर उन्हें वोट बैंक मानकर चलने वाले दलों ने समाज को इतना जहरीला बना दिया है कि दो समुदायों के बीच पहले से बनी खाई और गहरी होती जा रही है। इसी का परिणाम है अविश्वास, जो कभी पथराव के रूप में दिखता है, कभी बदले की भावना के, कभी पुलिस हटाने के ऐलान, तो कभी हिजाब विवाद, तो कभी लाउडस्पीकर पर घमासान के रूप में। दिल्ली की सोशियो कल्चरल संस्था अनहद के आंकड़े बताते हैं कि देश के भीतर भड़काऊ और संप्रदायों के प्रति नफरत भरे बयान बहुत तेजी से बढ़े और घृणा भरे अपराध भी। 2014 से 22 के बीच नफरत भरे बयानों के मामले 54% तक बढ़े हैं, जबकि सांप्रदायिक अपराधों के मामले 46% तक। बीते 8 साल में 2017 ऐसा साल था जब सबसे अधिक केस दर्ज किए गए। आंकड़े इशारा करते हैं कि हेट स्पीच और हेट क्राइम के सभी केसों में 73.3% मुस्लिम निशाने पर रहे और 26.7% ईसाई। बयानों से बना माहौल अविश्वास पैदा करता है और हिंसा का सामान जुटाने का आधार है। जब इतनी तैयारी हो चुकी है और जब लोग दंगों को लेके इतनी वेल प्लान तरीके से इतनी चीजें इकट्ठा कर चुके होते हैं, तो हेट स्पीच मुझे लगता है वो चिंगारी का काम करती है, जो वो दंगा उसी वक्त भड़का देती है और उसके बाद जो उन्माद पैदा होता है, जो अलग अलग तरह के वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होते हैं, हमारा तंत्र उतना इक्विप नहीं है कि उन सबको कंटेन कर पाए। देश में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं में कई बार जो हम इधर देख रहे हैं कि हेट स्पीच बहुत ज्यादा हो रही है। बार बार यह कहना कि बांग्लादेशी घुसपैठिए, रोहिंग्या मुसलमान इसके लिए जिम्मेदार हैं, उन्होंने देश में अनधिकृत कब्जा कर लिया है। हाँ, अगर देश में एक संप्रदाय को इस तरीके से कहा जाए, या जैसे एक भाजपा के सांसद ने ट्विटर पे लिखा जेसीबी यानी जिहाद कंट्रोल बोर्ड, तो आप इस तरीके से जानबूझ के लोगों को भड़काते हैं तो उससे माहौल बिगड़ता है। तो ये चीजों पे रोक लगाने के लिए जो भी सरकार को जरूरी है वो करना चाहिए। देश में महंगाई, बेरोजगारी का मुद्दा राजनीतिक सामाजिक विमर्श में जगह भले ही न बना पाए, लेकिन उसके विमर्श में हिजाब, हलाल और लाउडस्पीकर जैसे विवाद जोर शोर से गूंज रहे हैं। इस साल सबसे पहले हिजाब का विवाद भड़का। 1 जनवरी को कर्नाटक के उडुपी में गवर्नमेंट पीयू कॉलेज से हिजाब विवाद ने तूल पकड़ा। 6 छात्राओं ने दावा किया कि उन्हें हिजाब पहनकर क्लास में जाने से रोक दिया गया। कॉलेज के अधिकारियों के खिलाफ उनका प्रदर्शन जल्द ही देश भर में आंदोलन बनकर फैल गया। कर्नाटक से आई ये तस्वीर प्रतिरोध का प्रतीक बन गई। यूपी के चुनावों में भी हिजाब की छाया पड़ी। मुस्लिम महिलाओं का भाई हूं, कहां के भाई हैं आप, किधर के भाई हैं आप, दीजिए ना, ठहरिए ना सामने उन लोगों के, आप क्यों नहीं ठहरते आप उनको? तो सब ढकोसलेबाज। अच्छा, आखिरी बात, बीजेपी की रैली में आपने भी दिखाया कि बुर्खा पहनकर बैठी हुई हैं पूरे महिलाएं। अरे भैया, फिर जब क्या कर रहे थे आप? मिठाई खा रहे थे, मुंह में लड्डू फूट रहे थे आपके। नड्डा जी को आरती उतार रहे हैं, वही बुर्खा निकाब, जब बहुत अच्छा है। अरे ये क्या है, हिपोक्रेसी है ये, क्यों डबल डबल चेहरे बना? देखिए, देश की व्यवस्था
संविधान से चलेगी। भारत का संविधान हर एक व्यक्ति को उसके मौलिक अधिकार के साथ साथ मौलिक कर्तव्यों का भी एहसास कराता है और मुझे लगता है कि हमें देश के संविधान को के अनुसार व्यवस्था का संचालन करना चाहिए। शरीयत के अनुरूप चलाने का कोई भी गलत प्रयास न समुदाय के हित में है न देश के। हलाल मांस का विवाद 2 अप्रैल को कर्नाटक से शुरू हुआ। उगादी त्योहार के बाद हिंदू जन जागृति समिति सहित कर्नाटक के कुछ संगठनों ने मुसलमानों के हलाल मीट खरीद के खिलाफ अभियान छेड़ दिया। राज्य के शिमोगा जिले में प्रदर्शन हिंसक हो गए। मांस की दुकान पर हमला करने और रेस्टोरेंट में एक आदमी पर हमला करने के लिए 5 लोग गिरफ्तार किए गए। हलाल मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हलाल? क्वालिटी सर्टिफिकेट? इज इट क्वालिटी सर्टिफिकेट? मजहब के वजह से सर्टिफाइड कर रहा है तो इकोनॉमिक जिहाद होता है। We have to study in entirety because there is nothing to do with some rules or nothing that. So it is a practice which was going on. Now serious objections have been raised regarding that. We will look into that. तीसरा विवाद लाउड स्पीकर 2 अप्रैल को महाराष्ट्र से शुरू हुआ और 23 अप्रैल को शिवसेना बनाम अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा तक पहुंच गया। नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा ने उद्धव ठाकरे के घर पर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान किया, लेकिन उनकी ये शपथ पूरी नहीं हो पाई तो नवनीत राणा के घर के बाहर शिव सैनिक पटाखे चलाने लगे। लड़ाई सरकार के साथ थी तो पुलिस सांसद को गिरफ्तार करने पहुंची। तनातनी बढ़ी। सांसद नवनीत को पति सहित धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। 2 अप्रैल को यह विवाद मनसे नेता राज ठाकरे ने शुरू किया था। महाराष्ट्रातल्या सगळ्या मशिदींवरच्या मौलवींशी तुम्ही त्यांना बोलवून घ्या, त्यांना सांगा सर्व मशिदींवरचे लाऊडस्पीकर हे उतरले गेले पाहिजेत, खाली आले पाहिजेत। 3 तारखेनंतर तुम्हाला कोणताही त्रास आमच्याकडनं होणार नाही। तनाव पैदा करने की जो सिचुएशन है उसके ऊपर हम ध्यान रखे हुए हैं और कोई भी हालत में कोई भी व्यक्ति या संगठन इसके बारे में एक स्वास्थ्य बिगाड़ने की कोशिश करती है तो इसको एकदम स्ट्रिक्टली एक्शन की जाए। राज ठाकरे के इस अभियान ने ऐसी गति पकड़ी कि देश के कई शहरों में लाउड स्पीकर विवाद बन गया। जगह जगह मस्जिदों के लाउड स्पीकर के विरोध में सार्वजनिक स्थानों पर लाउड स्पीकर बजाए गए। भारत उत्सव धर्मी देश है। हर उत्सव के रंग अलग अलग हैं, लेकिन इस वक्त हर धार्मिक उत्सव का रंग सांप्रदायिक नजर आने लगा है। देश भर में पिछले 20-22 दिनों में जो कुछ हो रहा है उसे लेकर एक विवाद छिड़ा हुआ है। विवाद इस बात का कि अगर सांप्रदायिक टकराव होता है, अगर दंगे होते हैं तो आखिर क्यों हो रहे हैं, क्यों इतिहास को लेकर भी बहस छिड़ जा रही है। कुतुब मीनार तक इसकी जद में आ जा रहा है। अगर इतिहास में अन्याय हुआ है तो वर्तमान में वो किस स्वरूप में नजर आना चाहिए, ये बहस भी अपने आप में बहुत बड़ी है। देश के बुद्धिजीवी वर्ग के मंचों पर असहिष्णुता बहुत दिनों से जेरे बहस है, लेकिन देश में ऐसे मुद्दों पर आम आदमी से लेकर दक्षिणपंथी राजनीति के मंचों पर भी एक तरह की बहस है। बहस आहत सभ्यता के प्रतीकों के पुनरुद्धार की, बहस फिर से अपना हक हासिल करने की। मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर गलत हुआ है, इतिहास गवाह है और आक्रांताएं हुई हैं, मंदिर तोड़े गए हैं, जिसका प्रमाण हम सामने देख पा रहे हैं, ऐसे मुद्दों को विधि संगत तरीके से उठाना गलत कैसे हो सकता? ये राजनीति कैसे हो सकती? पहले उत्तर प्रदेश के शहरों के नाम बदले गए तो कहा गया कि इतिहास का भूल सुधार है। अब असहिष्णुता बनाम रिक्लेम का मुद्दा दिल्ली की कुतुब मीनार है। नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन तरुण विजय ने 25 मार्च को संस्कृति मंत्रालय को चिट्ठी लिखी। उन्होंने लिखा कि कुतुब मीनार परिसर में गणेश प्रतिमाएं लोगों के पैरों में आती हैं। सदियों से गणेश जी की उल्टी प्रतिमा को देखकर हिंदुओं को रोजाना अपमान झेलना पड़ता है। पिंजरे में एक गणेश मूर्ति कैद है जहां लोग जूते पहनकर घूमते हैं। इसके बाद कुछ हिंदूवादी संगठनों ने साकेत कोर्ट में अपील की। संगठनों ने मूर्तियों को सम्मानजनक ढंग से रखने
और पूजा अर्चना की इजाजत मांगी। कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दे दिए। इसके बाद कुतुब मीनार पर विवाद खड़ा हो गया। हमारा कहना यह है कि कुतुब मीनार के अंदर कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है, जिसमें एसआई का सामने बोर्ड लगा हुआ है जो ये कहता है कि 27 जैन मंदिर और हिंदू मंदिर को तोड़ के उसके मलबे से ये कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनाई गई है। तो हमारा कहना है ये एक नेशनल शेम का विषय है और हमने वहाँ पे रेस्टोरेशन की बात की। हमने ये कहा कि केंद्र सरकार वहाँ पे ट्रस्ट बनाए और वहाँ पे आज भी खंडित देवी देवताओं की मूर्तियां, जिसपे हमारा कहना है कि उनको वहाँ पे ही उस कॉम्प्लेक्स के अंदर ही एक यथोचित जगह पे उसको सम्मानित जगह पे रखा जाए और जब तक सूट नहीं डिसाइड हो जाता है तब तक उस एरिया का कैरेक्टर ना बदला जाए, जिस पे आज साकेत कोर्ट ने ये आदेश पारित किया है। उन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे पे रोक लगाई है कि वो प्रॉपर्टी का नेचर नहीं बदलेंगे और कोई भी मूर्तियां वहां से नहीं हटाई जाएंगी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण खुद मानता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने हिंदू और जैन मंदिरों को ध्वस्त करके उनके मलबे पर कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनवाई थी, लेकिन ये अब एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। विश्व धरोहर के दर्जे वाली इस इमारत में अब बदलाव संभव नहीं। कुतुब मीनार विवादों में आई तो हिंदूवादी संगठनों ने कहा कि इतिहास की भूल सुधारी जाए, जबकि दूसरे पक्ष का कहना है कि पुराने जख्म कुरेदने से बदबू ही फैलेगी, भूल सुधार और भूल जाना ही बेहतर। इन्हीं दो धुरियों के बीच अब कुतुब मीनार विवाद का बिंदु बन चुकी है। कहते हैं आंकड़े झूठ नहीं बोलते, लेकिन आंकड़ों को अपने हिसाब से क्या तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। दरअसल पिछले कुछ सालों में जिस तरह की घटनाएं हुई हैं, उसे लेकर पक्ष और विपक्ष में कुछ इसी तरह का टकराव है। अगर हिंसा भड़कती है तो कौन भड़काता है? क्या चुनावों का भी इससे कोई कनेक्शन होता है? बैर भाव बढ़ा तो हिंसक झड़पें भी बढ़ी। जय श्री राम। उसमें से कुछ लोग उनके पास सामान तो सारा ही है, टोटली सामान तो उनके पास, किसी के पास ऐसा नहीं था जो किसी के हाथ में हथियार ना हो। फिर जय श्री राम लगाते रहो, कभी क्या मतलब है? कई 100 लोग थे और तलवारें ले रखी थी सबने और अपना कईयों ने मुंह भी ढक रखे थे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मार्च के महीने में ही संसद में ब्यौरा पेश किया। लोकसभा में दिए गए आंकड़े बताते हैं कि 2020 में सांप्रदायिक या धार्मिक दंगों के 857 मामले दर्ज किए गए। इसी तरह 2019 में 438, 2018 में 512, 2017 में 723 और 2016 में 869 सांप्रदायिक हिंसा के मामले दर्ज किए गए। 2016 से 2020 तक सांप्रदायिक हिंसा के कुल 3400 मामले दर्ज किए गए। सांप्रदायिकता भड़काना किसी भी देश के लिए उसके भविष्य, उसकी संभावनाओं की राह में रोड़ा बन जाता है। आज का भारत मेक इन इंडिया का नारा देता है। आज का भारत सबका विश्वास का नारा देता है। दुनिया भारत को संभावनाओं की नजर से देख रही है, लेकिन संभावना विस्तार के साथ साथ एक इकोसिस्टम ऐसा भी है जो संभावनाओं से ज्यादा सांप्रदायिक झड़पों को विश्व की फलक पर फैलाने की कोशिश करता है। ज्यादातर घटनाओं में टकराव दो तरफा ही होता है, लेकिन उसे एक तरफा दिखाए जाने से सांप्रदायिकता ही बढ़ेगी। हिंदू शोभा यात्राओं पर पत्थर फेंकना भी अपराध है और मस्जिद पर हमला करना भी। सबको भारतीय दंड विधान के हिसाब से दंड देने की मिसालें बने तो बेहतर। हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।